Hello students, once again welcoming you all to the MK Jain classes and we were studying about the biotechnology। और बायोटेक्नोलॉजी में बेटा सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों ने सारे टूल्स पढ़ लिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस को करने के लिए जितने भी टूल रिक्वायर्ड थे वो पढ़ लिए हैं। पढ़ लिए हैं क्या? हाँ, फटाफट कह दोगे पढ़ लिए हैं अगर आप लाइव होते तो। नहीं, अभी एक टूल हमारे पास बचता है, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट। क्योंकि हम लोगों ने एंजाइम के बारे में बात कर ली है, हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में बात कर ली और बड़ी डिटेल में की है। देखो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इतना धीरे पढ़ाया है, हर चीज़ को इतनी मैक्सिमम टाइम रेपिटेशन के साथ पढ़ाया है कि अब तो ये कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में। आपको बिल्कुल सिंपल लगना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं। हर लेक्चर के बाद साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, बिल्कुल कहते हैं ना दिमाग के कपाट एकदम से खुल जाएंगे आपके, मज़ा आ जाएगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सपनों में भी आएगा ये चैप्टर। पूरे 6-7 स्टेप्स तो हैं इस चैप्टर में करने को, तो घबराना नहीं है। बस वो 6-7 स्टेप अभी हम कंक्लूड कर देंगे, ख़त्म आज नहीं होगा, ख़त्म अगले लेक्चर में होगा। चलो, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये एक टूल बचता है हमारे पास। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है बेटा? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट इज होस्ट दैट कैन easily take up our DNA। कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, इसको बड़ा इजीली जो टेकअप कर ले वो होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। एक तो होता है होस्ट, भाई डीएनए ले लो, नहीं ले रहा, डीएनए प्लीज़ ले लो, हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी की है, हमने प्लाज्मिड बनाया, आरडीएनए बना दिया, मतलब प्लाज्मिड बना दिया एक, प्लीज़ बैक्टीरिया इसको अपने अंदर डालो, नहीं हम नहीं डालते, तो हम क्या करेंगे, उसको ज़बरदस्ती कॉम्पिटेंट बनाएंगे। ये तो लेना पड़ेगा, हमने पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर डाली, हमने किधर किधर से डिज़ायर्ड जीन खोजा, उसको काटा, वेक्टर को उसके कॉम्प्लीमेंट्री काटा, दोनों के स्टिकी एंड्स को जोड़ा, आरडीएनए बना। अब हमें इसकी कॉपी चाहिए, इसकी कॉपी तो आप ही बना सकते हो, आपको इसको टेकअप करना पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा। तो क्या करेंगे हम, फिर हम लोग कुछ मेथड्स अपनाएंगे। अगर हमारी बैक्टीरियल सेल मना कर देती है टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड, कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराने वाली, मैं इस आरडीएनए को अपने अंदर नहीं घुसाने वाली, तो क्या करेंगे हम बैक्टीरियल सेल को, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीट करना पड़ता है ना, जैसे घर में है ना, गलतियाँ करते हैं, डंडे चप्पल छितर सब पड़ते हैं ना हम लोगों को। तो बस वही, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, होस्ट कॉम्पिटेंट होता नहीं है, होस्ट को हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो कॉम्पिटेंट होस्ट समझ में आ गया इसीलिए लाइन लिखी है, होस्ट दैट कैन ईजिली टेक अप डीएनए। पहले तो मना कर रहे थे, अभी ट्रीटमेंट करेंगे, उसका कहेंगे आने दो जी, आने दो, हमने खिड़की दरवाजे खोल दिए, किधर से भी कूद के आ जाओ। तो उस कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए क्या होते हैं, है ना, methods to make a host competent। क्या क्या मेथड्स होते हैं वो बेटा? सबसे पहला मेथड तो हमारे पास क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम आयन वाला मेथड, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पहले इलेक्ट्रोपोरेशन कर लेते हैं, या पहले केमिकल मेथड करना है? चलो पहले केमिकल करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन फिर बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बेटा हम क्या करते हैं, अब सपोज करो हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, भैया हमने आरडीएनए बनाया, आरडीएनए समझ रहे हो ना, हमने एक प्लाज्मिड लिया, उस प्लाज्मिड के अंदर हमने डाला हुआ है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या डाल दिया हमने उस प्लाज्मिड के अंदर, ये रेड कलर का क्या हो गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, तो ये हमारे पास हो गया आरडीएनए। भाई इसको ले लो, इसकी मल्टीपल कॉपी बना दो, हम नहीं ले रहे, कोई बात नहीं। फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और वो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखो अब ये क्या है, ये है आरडीएनए, और डीएनए क्या होता है, डीएनए की नेचर कैसी होती है बेटा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सेल वॉल है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करेंगे भाई, हम कुछ केमिकल्स डालेंगे। क्या करेंगे, बैक्टीरियल की सेल को ट्रीट करवाएंगे, है ना, ट्रीट दी बैक्टीरियल सेल with a known concentration of कैल्शियम आयंस। क्या करेंगे, कैल्शियम आयंस की एक ऑप्टिमम सी कॉन्सेंट्रेशन बना के बैक्टीरियल सेल हमने डाल ली कल्चर में, हमारे पास बैक्टीरियल सेल है सपोज टेस्ट ट्यूब में, और उनके ऊपर हम क्या डाल देंगे, कैल्शियम आयन का सोल्यूशन डाल देंगे, और उसको आराम से रख दो, इनक्यूबेट कर दो।
तो जब ये बैक्टीरियल सेल, कैल्शियम आयन क्या करेगा, कैल्शियम आयंस बढ़ा देते हैं बैक्टीरियल सेल की पोरोसिटी, क्या क्रिएट कर देंगे ये कैल्शियम आयंस, क्या कर देंगे, पोर फॉर्मेशन हो जाएगी। कहाँ पे, बैक्टीरिया की सेल वॉल में, इन सेल वॉल। कैल्शियम क्या बना देगा, पोर फॉर्मेशन कर देगा। तो पोर्स के थ्रू, अभी ये बैक्टीरियल सेल बैठी हुई थी, भैया हम तो नहीं घुसाते किसी भी सामान को अंदर, जैसे ही हमने इसको ट्रीट किया, सॉरी यहाँ नहीं, जैसे ही हमने इस बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया विद कैल्शियम आयंस, तो क्या हो गई, इसके अंदर बेटा पोर्स डेवलप हो गए। ये लो, यहाँ पे क्या बन गए, पोर्स आर देयर। ये लो, आने दो जी, अपने डीएनए को आने दो, हम इस डीएनए को अपने अंदर जगह दे देंगे। ये रहा हमारा डीएनए, आने दो जी, हम इसको अपने पोर के थ्रू घुसा लेंगे अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया, कैल्शियम, केमिकल मेथड में हमने क्या किया, एक केमिकल के साथ, कैल्शियम आयंस के साथ बैक्टीरियल सेल को ट्रीट किया, उसके अंदर क्या बन गए, पोर, और उन पोर में से अब इजीली डीएनए अंदर चला जाएगा। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये डीएनए इतना इजीली अंदर नहीं जाता, तो इसको हमें क्या देना पड़ता है, अब डीएनए नखरे कर रहा है, अच्छा पहले मेरे को बुलाया नहीं था, अब मैं नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, डीएनए को हम फिर क्या करते हैं, सेल को देते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट। क्या देते हैं सेल को, हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में पता हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे इस डीएनए को, डीएनए है, पहले हम इसको रखेंगे आइस पे, फिर हम एकदम से इसको देंगे हीट शॉक। हीट शॉक का मतलब क्या है, हम इसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख देंगे, फिर दोबारा हमने इसको रखा आइस पे, फिर दोबारा हमने इसको दिया 42 डिग्री टेम्परेचर। ये करते रहे कहाँ, बैक्टीरियल सेल और डीएनए को हमने रखा हुआ है साथ साथ, और हम ये वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये डीएनए क्या करेगा, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो पहले बैक्टीरियल सेल रास्ता नहीं दे रही थी, तो हमने उसको केमिकल कैल्शियम आयन से ट्रीट कराया, पोर्स बन गए। अब उन पोर के थ्रू डीएनए, भाई साहब अंदर जाओ, मैं नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, बैक्टीरियल सेल की परमिएबिलिटी इसके लिए बढ़ जाए और डीएनए इसके अंदर घुस जाए, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको दिया हीट शॉक ट्रीटमेंट, आइस हीट, आइस हीट, आइस हीट, उससे वो क्या कर जाएगा, उसके अंदर एंटर कर जाएगा। एक और तरीका होता है बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल्स की, एनिमल सेल के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का तरीका भी यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर एक नेक्स्ट तरीका है होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने का, दैट इज़ माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए बेसिकली यूज़ होती है, फॉर एनिमल सेल्स। अगर एनिमल सेल्स के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवानी है, ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आ गया ना, एंट्री ऑफ द आरडीएनए इनटू द होस्ट सेल, फॉर किसके लिए, फॉर जीन क्लोनिंग। हमने जीन की मल्टीपल कॉपीज बनवानी है, इसलिए हमने उसको किस में डालना है, होस्ट में डालना है। पता है ना कौन सा स्टेप था, अच्छा वो तो हमारी डिलीट ही कर दी है हम लोगों ने। चलो, तो एनिमल सेल में हम क्या करते हैं, कई बार ये है हमारी एनिमल सेल, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगी बड़ी, है ना, ऐसे नहीं दिखेगी, तो मैंने बना दी आपको समझाने के लिए। और एक आ गई बेटा हमारे पास, ये होती है माइक्रो पिपेट या माइक्रो सिरिंज। ये क्या है, दिस इज माइक्रो सिरिंज। इस माइक्रो सिरिंज की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डीएनए को एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। कैसे, माइक्रोस्कोप के नीचे होता है ये सारा काम, माइक्रोस्कोप के नीचे एनिमल सेल है, इधर से हम अपनी माइक्रो सिरिंज लेके आ रहे हैं, उसके अंदर क्या है हमारा डीएनए, कौन सा डीएनए, आरडीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इस सिरिंज के हिसाब से एक इंजेक्शन लगा देते हैं एनिमल सेल को, इसका उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं आरडीएनए को। तो डायरेक्टली आरडीएनए कहाँ पे चला गया, इन दी जीनोम। कहाँ डालते हैं, एनिमल सेल में, किधर भी नहीं डालना, एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डाल रहे हैं हम इसको, या एनिमल सेल में कहीं पर भी आप अगर डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा नेक्स्ट मेथड, जो होता है प्लांट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं बायोलिस्टिक शॉटगन मेथड, है ना। गनशन आ गई भाई, अब तो डर तो नहीं लग रहा, बस वो गन वाला ही काम है यहाँ पे। ये ना बेटा, इस काम है, मतलब डायग्राम अपने पास नहीं है अभी, तो क्या करें, इमेजिन करो एक अपने पास गन है, तो वो गन है, गन के अंदर क्या भरते हो, बुलेट, बुलेट से ही तो शूट करते हो ना किसी को। तो यहाँ हम बुलेट किसकी लेते हैं, गोल्ड की या टंगस्टन की। क्या लेंगे, माइक्रो पार्टिकल्स, गोल्ड या टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स ले लिए, वो है हमारी बुलेट। ये गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल है, और उसको हमने कोट कर देना है अपने किससे, आरडीएनए से।
आरडीएनए में क्या है, वेक्टर है और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। बुक में वेक्टर भी लिखा हो सकता है, तो घबरा मत जाना, वेक्टर के अंदर अब वेक्टर कैसा बन चुका है, आरडीएनए बन चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो हमने इसके आसपास क्या लगा दिया अपना डीएनए, तो गोल्ड एंड टंगस्टन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद आरडीएनए। या हमारा जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो भी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर ही तो हो गया ना ये, बस इसके साथ हमने इसकी कोटिंग कर दी, इसको लोड किया गन में और ठचाक कहाँ पे डाल दिया हमने, इसको कहाँ पे फायर कर दिया, प्लांट सेल्स के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है जी आप सोचोगे बड़ी तेज़ स्पीड से और अब फट गई सेल, सेल के तो चीथड़े उड़ जाएंगे। तो वो ऑप्टिमम स्पीड, कितनी स्पीड से ये पार्टिकल्स जाने चाहिए कि उसके आर पार नहीं निकल जाएं सेल को फाड़ते हुए, तो वो सारी की सारी चीज़ें जब भी मेथड डिटेल में कभी आप हायर क्लास में जाओगे वहाँ पढ़ने को मिला तब पढ़ना, बस हमें तो इसका एक सिर्फ जनरल व्यू पढ़ना है कि भैया एक गन है, उसके अंदर हमें गोलियां भरनी है, गोलियां बनी हुई हैं आयरन या टंगस्टन, आयरन नहीं गोल्ड या टंगस्टन की, और उसके ऊपर हमने लगा दिया अपना आरडीएनए, उसको आरडीएनए को डायरेक्टली हम इस गन को शूट करेंगे, बुलेट जाएगा तो अंदर हमारा क्या चला गया, सेल के अंदर आरडीएनए भी चला गया इन माइक्रो पार्टिकल के साथ। बाद में ये माइक्रो पार्टिकल्स जो हैं हम निकाल सकते हैं, प्लांट्स में से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं वेरी ईजिली, तभी एनिमल में नहीं डालते, एनिमल में से बाद में निकालोगे तो फिर सर्जरी वर्जरी होने का वो हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक मेथड है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, कोई सेल अगर नहीं मान रही ना तो उसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज लो वोल्टेज हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के शॉक्स ऑफ alternative shocks of high and low electric voltage। तो कभी ज़्यादा वोल्टेज फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा, मतलब सेल को हमें क्या लगाना, करंट लगाना, बार बार उसको करंट लगाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट हो जाएंगे, सेल के अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, और उन पोर्स में से ईजिली जो हमारा आरडीएनए है वो एंटर कर सकता है सेल के अंदर। तो हमारा होस्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, मार ठोक के हमने उसको कॉम्पिटेंट बनाया है। तो ये सारे मेथड में आपने देखा क्या है, ये कौन से मेथड्स हैं, इनके अंदर हम आरडीएनए को डायरेक्टली भी इंजेक्ट करवा सकते हैं, तो इनको हम वेक्टरलेस मेथड भी बोलते हैं, कि यहाँ पे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था ना, वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी डाल सकते हो आप इसको। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये वेक्टरलेस मेथड भी है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र मेथड्स। तो ज़रूरी नहीं इनको वेक्टर के साथ लाद के ही हमें भेजना है, तो इनको हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था इसको बिना वेक्टर के भी हम इन टेक्निक से डायरेक्टली एंटर करवा सकते हैं इनटू द होस्ट सेल। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो था वेक्टर मीडिएटेड, कि वेक्टर पे चढ़ाया हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर इस वेक्टर को डाला बैक्टीरियल सेल के अंदर, वहाँ पे उसकी क्लोनिंग हुई। लेकिन इन टेक्निक से हम डायरेक्टली, इस वेक्टर की जरूरत नहीं है प्लाज्मिड की, बस इतना सा अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी हम डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शन से डाल दो, इलेक्ट्रोपोरेशन से पोर बनवाओ डायरेक्टली उसमें डाल दो, बायोलिस्टिक शूट गन से डाल दो, या आप केमिकल मेथड और से हीट शॉक ट्रीटमेंट से, किसी से भी डायरेक्टली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर जा सकता है। तो ये मेथड किस चीज़ के हैं, वेक्टरलेस जीन एडिशन के। तो अगर कभी आ जाए वेक्टरलेस जीन एडिशन या जीन ट्रांसफ़र मेथड क्या है, तो यही उसमें भी आएंगे। और यही क्या चीज़ें हैं कि कैसे हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, वो टेक्निक्स भी यही हैं। तो होस्ट भी हमारा हो गया, तो इसके साथ बेटा हमारे क्या ख़त्म हो चुके हैं, अब हमने कर लिए अपने सारे टूल्स। टूल में हमारे पास एंजाइम से रिस्ट्रिक्शन, पूरी स्टोरी पढ़ ली हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, कहाँ से मिलते हैं, किसने डिस्कवर किए, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हमारे लिए कौन से ज़रूरी होते हैं, सब पढ़ लिए। फिर दूसरे हमने पढ़े थे वेक्टर, एक अच्छा वेक्टर क्या होता है, सारे गुण लिख लिए, उन गुणों के ऊपर चर्चा कर ली कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या क्या रोल रहेगा, सिलेक्शन में रोल रहेगा, स्क्रीनिंग में रोल रहेगा, कौन कौन से चीज़ों को हम एज वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, वो पूरी हमने लिस्ट बना ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए आज कॉम्पिटेंट होस्ट पे, ये भी पढ़ लिया कि कोई होस्ट ईजिली टेकअप कर रहा है, बड़ी अच्छी बात, नहीं ईजिली टेकअप कर रहा है तो उसको हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे वो काम करने के लिए, तो इन मेथड से करवा सकते हैं। तो इसके साथ हमारे क्या ख़त्म हुए हैं, अभी टूल ख़त्म हुए हैं। तो
अब हम चलेंगे एक्चुअल प्रोसेस के ऊपर। अब आ गई हमारी प्रोसेस, क्योंकि जो हमने टुकड़ों में ये सभी चीज़ें पढ़ी थी ना बेटा, अब इन सबको जोड़ने का टाइम आ गया है। वैसे तो जुड़ हमारा जो मैंने आपको दिखाई थी ना रिकॉम्बिनेंट RDNA टेक्नोलॉजी का, आपका NCERT का इमेज लेके आए थे, बस वही सारा का सारा है। बस अब हमें क्या करना है, इन सारे टूटे फूटे पॉइंट को जोड़ के एक जगह ला के कि एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस के, हमें आज वो पढ़ने हैं। तो बेटा प्रोसेसेस ऑफ DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, तो हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप कई बार तो डायरेक्टली 3 या 3 मार्क्स में ना डायरेक्टली आपको ये स्टेप्स ही लिखने आ जाते हैं बोर्ड्स वाले बच्चों को। तो क्या है बेटा वो स्टेप्स? सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आता है RDNA टेक्नोलॉजी का, लिखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन, कि भैया आपको क्या निकालना है। जैसे हमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में से इंसेक्ट रेजिस्टेंस का जीन निकालना था, वो मुझे अपने प्लांट में चाहिए था कॉटन में, ताकि उसको कीड़ा नहीं लगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमें जीन चाहिए कौन सा, जिसको हमें किसी चीज़ में ऐड करवाना है। तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लिया, समझ में आ गया जी मुझे ये वाला जीन निकालना है। एंड आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, या जिसको आप फॉरेन जीन, एलियन जीन, है ना, डिज़ायरेबल जीन, जो भी आप बोलना चाहें। अब तो समझ में आने लग गई ना ये भाषा बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, हमने उसको निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे भैया, उस पीस को, है ना, हमने किसी में से उसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब आइसोलेशन कैसे होगी, पूरा का पूरा हमने तो क्या निकाल लिया, जीनोम निकाल लिया। जीन ऑफ आइसोलेशन ऑफ DNA लिख दो, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA। अभी तो हमने DNA निकाला है। इस DNA में से हमने क्या निकालना है, वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, काटना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA यूजिंग restriction एंडोन्यूक्लियसेस। हमें पता है हमें DNA में से यहाँ तक का ये वाला टुकड़ा चाहिए, ये वाला जीन चाहिए। तो हम यहाँ पे बेस सीक्वेंस देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, और हमें पता है हर एक बेस सीक्वेंस के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास REs प्रेजेंट हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है। तो हम देख लेंगे इस बेस सीक्वेंस और इसके बीच में कौन से वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा, वो वाला चॉइस करो और इसके साथ डाल दो DNA के साथ, वो इसको यहाँ से काट देगा। तो हम क्या करवाएंगे, फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे DNA की, मतलब उसके टुकड़े करवाएंगे यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब वो ये टुकड़ा तो करेगा, इसके अलावा और भी ऐसी ऐसी साइट्स DNA में प्रेजेंट होंगी, तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हमारे पास आ जाएंगे, है ना। कोई एक ही साइट तो नहीं प्रेजेंट होगी, वो तो सिर्फ वेक्टर की कंडीशन थी कि वेक्टर के पास एक RE के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ये तो भैया कौन से वाला DNA है जिसमें से हमने डिजायर्ड जीन निकालना है, तो उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट हो सकती हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से तो काटेगा, उसको अपनी और साइट भी दिखेंगी, वहाँ से भी काट देगा। तो काफ़ी सारे टुकड़े हो गए, इसलिए हम कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ DNA। अब इन फ्रेगमेंटेशन से हम क्या करवाना है, अब इतने सारे टुकड़े हो गए भाई DNA के, तो इसमें से हमें तो सिर्फ एक चाहिए, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम क्या करवाएंगे, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट। सेपरेशन करेंगे हम इन DNA फ्रेगमेंट्स की, कैसे, फॉर गेटिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ से सेपरेट करना है, कैसे करेंगे इसको, यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। किसका यूज़ करके करेंगे हम, एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको आज हम पढ़ेंगे। इस टेक्निक का यूज़ करके हम इन सारे टुकड़ों को सेपरेट कर लेंगे और उनमें से अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली वेक्टर में डाल दोगे, नहीं भाई, प्रैक्टिकली अब हम काम कर रहे हैं, एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले हम इसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे कि कहीं वेक्टर में डालते हुए ख़राब हो गया तो फिर मेरे को ये तीनों चारों स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वी विल produce multiple copies, production of multiple copies of gene of interest, कैसे, using
PCR। PCR क्या होती है बेटा? PCR होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो मैं ये स्टेप सारे के सारे ना लिखे हुए भी ला सकती थी। मैं क्यों लिख रही हूँ कि आपको सारा का सारा प्रोसेस साथ के साथ समझ आता रहे, जुड़ता रहे आपका कंटेंट। लिखा हुआ तो आपकी बुक्स के अंदर भी है, कहाँ समझ में आता, आप कहाँ पढ़ने की कोशिश करते हो। इसीलिए एक के बाद एक स्टेप लिख रही हूँ और साथ में समझा रही हूँ कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन से डीएनए में है, उसको उस डीएनए को आइडेंटिफाई किया, निकाल लिया, फिर उस डीएनए को हम काटेंगे क्योंकि उस डीएनए में तो बहुत सारे जीन है, हमें तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो उसको किससे कटवाएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। लेकिन उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की इधर उधर और साइट भी हो सकती हैं, वो उधर भी कट लगा देगा, तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए। उन फ्रेगमेंट में से अपने वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट हम सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे? वी हैव अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर क्या करेंगे? वो पीस, वो डीएनए, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारे पास कि हमें तो इतने डीएनए में से बस इतना चाहिए था, हमने ले लिया। अब उसकी हम क्या करवाएंगे? मल्टीपल कॉपीज़ बनवाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? PCR। अच्छा, मल्टीपल कॉपीज़ बनवाने को बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या बोलते हैं? नंबर किसी भी चीज़ का जब हम इंक्रीज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्प्लीफिकेशन। तो घबराना नहीं है, एम्पलीफाई करना किसी चीज़ को मतलब उसका नंबर बढ़ा रहे हैं हम। जैसे लाउड स्पीकर पे एम्पलीफायर लगा होता है ना, एम्पलीफायर की वजह से ही तो आप आवाज़ ज़्यादा 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 कर सकते हो। तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा 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 कॉपीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है जी, अब कॉपीज़ बन गई। अब हम क्या करेंगे? जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटवाया था अपने डीएनए को, तो साथ में हमने किसको कटवाया था? वेक्टर भी साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब इसको भी काटेगा तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री साइट्स प्रोड्यूस होंगी ना, स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? एडिशन करवा देंगे, एडिशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू अ सूटेबल वेक्टर। वेक्टर के ऊपर चढ़ा दिया। कैसे? दोनों कैसे जुड़ेंगे? यूजिंग डीएनए लाइगेजेस। कौन से एंजाइम? एक तो एंडोन्यूक्लियस तो यूज हो गए, अब वेक्टर के साथ ये पीस, ये वेक्टर है, इसके अंदर ये डीएनए का पीस जाके जुड़ जाए, तो यहाँ पे जोड़ना भी तो पड़ेगा। जोड़ने का काम, सीलिंग का काम किसका होता है? लाइगेजेस का। ये वेक्टर बन गया। अब क्या करेंगे? अब इस वेक्टर को हम क्या करेंगे? इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, वो सारे स्टेप नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, मेजर प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखेंगे। स्क्रीनिंग कर ली, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे को रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट मिल गए। उसके बाद क्या करेंगे? इस वेक्टर में जिसमें हमने डीएनए को लोड करा दिया है, अब इसको हम डालेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू अ सूटेबल होस्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए। आरडीएनए समझ गए ना? आरडीएनए में किसको लिख रही हूँ? वेक्टर प्लस इसके अंदर हमने लोड कर दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू अ कॉम्पिटेंट, वो होस्ट जो उसको इजीली टेकअप कर ले। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस टेक्निक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो कभी 1 मार्क में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखना आए कि होती क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू होस्ट सेल। किसके लिए? फॉर जीन क्लोनिंग। ठीक है, फिर वहां पे हम क्या करवाएंगे बेटा? अब क्या करवाएंगे? हम इस जीन की क्लोनिंग करवाएंगे होस्ट सेल के अंदर। तो क्या करेंगे अब हम करवाएंगे जीन क्लोनिंग, या हम कल्चरिंग करवाएंगे, कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन लार्ज बायो फर्मेंटर्स। ठीक है, इसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनवा लेंगे होस्ट की लार्ज स्केल पे। बायो रिएक्टर्स बोलो इनको, है ना, फर्मेंटर्स नहीं, इन लार्ज बायो रिएक्टर्स। उसके अंदर इनको डाल देंगे। मतलब बायो रिएक्टर में क्या है? बड़े बड़े वेसल है, उनमें कल्चर मीडिया है, इस इन होस्ट सेल को उसके अंदर डाल दिया और उनका नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। और लास्ट में क्या कर लेंगे? हमने क्यों होस्ट की मल्टीपल कॉपी बनवाई? क्योंकि होस्ट के अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपीज बन रही हैं। तो लास्ट में हम क्या कर लेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। कि जो भी जीन हमने डाला था, सपोज इंसुलिन का जीन डाला था,
तो लास्ट में हम क्या कर लेंगे, इन सारी जो होस्ट सेल है इनमें से अपना जो सपोज इंसुलिन का था ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा, तो इन सब में से हम एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे अपना डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट। सपोज वो इंसुलिन था तो हम इंसुलिन निकाल लेंगे इसमें से, फिर उसकी क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, बस ख़त्म। समझ में आ गया ना। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऐसे होता है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगा बायोटेक्नोलॉजी का, अगर हम लैब में करेंगे। दीज आर दी स्टेप्स। तो ये स्टेप्स भूलने नहीं है, देखो बिल्कुल ऑर्डर में लगाएं और कुछ भी नहीं है भूलने वाला। पहले आइडेंटिफाई करो, काटो, फिर उसमें से अपना पीस निकालना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल लो। अब पीस हो गए बहुत ज़्यादा, क्या करें, सेपरेशन करवा लो। उसके बाद अपना जो एक अपने पास जीन आ गया सेपरेट होने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपी पहले ही बना लो, शाने बन के बैठ जाओ, नहीं तो वो एक ही कॉपी होगी तो ख़राब हो सकती है। ठीक है, फिर उन मल्टीपल कॉपीज़ को मल्टीपल प्लाज्मिड के अंदर क्या करवा दो, एडिशन करवा दो। फिर वो प्लाज्मिड के अंदर सेट हो गई, मतलब सॉरी वेक्टर के अंदर सेट हो गई, आरडीएनए बन गया, उस आरडीएनए को होस्ट के अंदर डाल दो, फिर उस होस्ट को मल्टीप्लाई करवाओ ऑन ए लार्ज स्केल। फिर उस होस्ट में से क्या निकाल लो, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट था उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, फिर उसकी पैकेजिंग करो, उसकी मार्केटिंग करो और उसका ह्यूज स्केल प्रोडक्शन जारी रखो। तो यहाँ से हमारी पूरी इंडस्ट्री इसके बेस पे चल सकती है, किसके, बायोटेक्नोलॉजी, और चल रही हैं। जो मैंने कहा ना इंसुलिन बन रहा है, अब इन डायबिटिक पीपल के लिए जो इंजेक्शन्स आ रहे हैं इंसुलिन के, या और मेडिसिन आ रही है, जो इंजेक्शन्स बन रहे हैं डायबिटिक पीपल के लिए इंसुलिन के लिए, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमुलिन कैसे बनाया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया जा रहा है। कैसे बनाएंगे, अब ये टेक्निक है, एट दी एंड हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, वैसे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमने पूरी प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी की या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की, इसके हमने स्टेप्स लिखे हैं ना। अब ईच एंड एवरी स्टेप को अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन तो पता है, हमें पता होता है हर जीनोम के बारे में हमें मालूम है। अब जैसे कौन सा था, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, हमें पता था उस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के जीन हैं, तो उन जीन को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके जीनोम में उन जीन की लोकेशन क्या है, दैट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। दूसरा फिर क्या करेंगे, आइसोलेशन, वहाँ से डीएनए को आइसोलेट करना है। चलो, तो पहला स्टेप हम लोग करेंगे आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। कैसे करेंगे, अब भाई बैक्टीरिया के अंदर बैठे हैं, बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर हैं जीन, तो पहले बैक्टीरिया की सेल को भेद के, पेनिट्रेट करके, ये है बैक्टीरिया की सेल। बैक्टीरिया की सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, पहले उसको पेनिट्रेट करो। उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको पेनिट्रेट करो, फिर जाके आपको मिलेगा जीनोम, फिर इस जीनोम को निकालो। और अगर कोई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो भैया उसकी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, उसको भी पेनिट्रेट करना पड़ेगा। तो क्या ये आइसोलेशन का इतना ऐसे होता भी हाथ डाला और निकाल के ले आए, नहीं नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इन मेम्ब्रेन्स को पहले डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा। तो आइसोलेशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वी रिक्वायर्स वेरियस एंजाइम्स। और वो एंजाइम कैसे होते हैं, सपोज अगर आपके पास बैक्टीरियल सेल है, फॉर कौन सी है, अगर हमारे पास है फॉर बैक्टीरियल सेल, कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे भैया, बैक्टीरिया की सेल वॉल हमें तोड़नी है, तो हमें पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन तोड़ सकते हैं, एंजाइम डाल देंगे, लाइसोजाइम। ठीक है, अगर प्लांट सेल है, अगर प्लांट सेल के अंदर से जीनोम निकालना है तो कौन से एंजाइम यूज़ करोगे, किस चीज़ की बनी होती है प्लांट की सेल वॉल, सेल्यूलोज की, तो कौन सा एंजाइम डाल दोगे बेटा, सेल्यूलेज। अगर एनिमल सेल है तो कौन सी डाल दोगे, एनिमल सेल है तो क्या डालोगे, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, है ना, लिपोप्रोटीनेशियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होती है। अगर फंगस है, अगर फंगल सेल है तो फंगस की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की, कौन सा एंजाइम डालोगे जो काइटिन को डाइजेस्ट कर दे, उस एंजाइम का नेम होता है काइटिनेज। ये तो जी बाहर बाहर का भी आवरण टूटा है, जब उसके अंदर आप जाओगे आपको मिलेगा डीएनए, लेकिन अकेला डीएनए नहीं मिलेगा, डीएनए के साथ हमें क्या मिलेंगे, और मैक्रोमोलिक्यूल भी मिलेंगे। तो डीएनए तो हमें चाहिए, अदर मैक्रोमोलिक्यूल में कौन आ जाएगा, आरएनए। आरएनए को कैसे हटाएंगे, आरएनएज के साथ, मतलब कि न्यूक्लियस एंजाइम जो राइबो न्यूक्लियस होंगे, आरएनएज ही बोलते हैं ना उसको, तो हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, राइबो न्यूक्लियस। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले, या जिनको हम और क्या बोल देते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज
RNAs एंजाइम। तो किसी तरह का RNA होगा डीएनए के साथ चिपका हुआ, उसको डाइजेस्ट कर देंगे। फिर डीएनए की पैकेजिंग कराने के लिए कौन प्रेजेंट होते हैं? हिस्टोन्स। हिस्टोन प्रोटीन भी मिल सकते हैं। बैक्टीरिया में तो नहीं मिलेंगे, प्लांट में और एनिमल में तो मिल सकते हैं ना। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन्स मिले तो उनके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? प्रोटीएज। अगर किसी तरह के कोई बड़े कार्बोहाइड्रेट या शुगर, वो यहाँ पे मिल सकते हैं। किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉलीसेकेराइड्स के लिए पता नहीं क्या यूज़ करेंगे? सुक्रेज, एमाइलेज, इस तरह के एंजाइम्स हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, तो आरएनए भी हट गया, प्रोटीन भी हट गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास आ जाएगा अकेला लास्ट डीएनए। तो कोई भी, सपोज कीजिए कोई भी आपने सेल लिया है प्लांट में से, आपको इस प्लांट के जीनोम में कुछ स्पेशलिटी थी, कुछ अच्छा कैरेक्टर था, तो हमने प्लांट की सेल में से पहले उसका डीएनए निकालना है। उस डीएनए में से फिर उस जीन को निकालेंगे जो स्पेशलिटी का जीन है, वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो प्लांट सेल में से हम डीएनए कैसे निकालेंगे? प्लांट सेल हमने डाली टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर फिर हमने डाल दी एंजाइम। प्लांट सेल है तो हमने सेल्यूलेज डाल दी है, सेल्यूलेज अपना एक्शन कर गए। उसके बाद हम क्या डाल देंगे? आरएनएज भी मिलेंगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक के बाद एंजाइम डालते रहेंगे और हम मान के चलेंगे ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई। अब अकेला टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या बचा है? डीएनए। तो डीएनए, अब इस तरह की हमारी टेस्ट ट्यूब दिखाई देगी। ये क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ क्या लेफ्ट ओवर हो गया? हमने सब कुछ गंदगी हटा दी। गंदगी नहीं थी, एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हमें नहीं चाहिए थी। हमें तो डीएनए से मतलब है, डीएनए के अंदर बैठा है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्या करेंगे? अब ये डीएनए, ये देखो ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है, क्या करें इस डीएनए का? हमें ये डीएनए यहाँ से निकालना है, निकल नहीं पाएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस डीएनए को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। इसके अंदर ऐड कर दो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चिल्ड इथेनॉल। क्या ऐड करेंगे हम? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालते ही ना ये डीएनए किसकी फॉर्म में हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स। क्या बन जाएंगे? थ्रेड्स बन जाएंगे डीएनए के, ये देखो। और इन थ्रेड्स को ईजिली आप ऐसे पकड़ के किसी चीज़ की हेल्प से और निकाल के बाहर ला सकते हो। तो डीएनए की एक्सट्रैक्शन करवा ली। और ये वाले लास्ट स्टेप्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये स्टेप को हम बोलते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है? जब हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग चिल्ड इथेनॉल। सारा कुछ देखो हमने क्या लिया, जो भी हमारा टारगेट सेल है जिसमें से हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए में होता है ना, डीएनए निकालना पड़ेगा। डीएनए कैसे निकालेंगे? प्लांट सेल है, एनिमल है, फंगल है या बैक्टीरियल है, वो सेल डाली, उनके अंदर जो जो एंजाइम हमें चाहिए वो एंजाइम से एक के बाद एक डालते रहे। वो एंजाइम ने अपना काम कर दिया, एट दी एंड हमें पता हमारे पास क्या बचेगा? डीएनए। अब ये डीएनए तो ऐसा इस तरह के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, इन प्रेसिपिटेट्स को हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या करेंगे? इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिल्ड इथेनॉल। ऐड करते ही डीएनए इन दी फॉर्म ऑफ थ्रेड्स हमें दिखाई देने लग जाएगा और इसको हम स्पूलिंग, इसकी निकालने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। तो स्पूलिंग में हम क्या करते हैं? डीएनए की प्रेसिपिटेट को ट्रीट करते हैं विद दी चिल्ड इथेनॉल, ताकि वो थ्रेड का फॉर्म ले लें और उसको हम ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लें बाहर। तो डीएनए तो आ गया बाहर, चलो जी एक काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? डीएनए बाहर आने के बाद हम क्या करवाएंगे? उसकी करवाएंगे फ्रेगमेंटेशन। अब डीएनए है, डीएनए के ऊपर हम क्या करवाएंगे? एक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। स्पेसिफिक क्यों? सपोज ये हमारा डीएनए था, वो डीएनए पे हमारा जीन बैठा हुआ है यहाँ पे, बस हमें तो ये वाला जीन निकालना है। तो हम इन सीक्वेंसेस को देख लेंगे, उन सीक्वेंसेस को कौन काटता है वो वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा देंगे। इस डीएनए, जो हमने डीएनए के थ्रेड निकाले उनके अंदर हम वो क्या डाल देंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के इसको इंक्यूबेट कर देंगे। लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से तो काटेगा, लेकिन इस डीएनए के अंदर ऐसे बेस पेयर वाली और साइट्स भी तो होंगी, तो वो अपनी अपनी जहाँ जहाँ उसकी साइट होंगी ना, वो मल्टीपल जगह पे कट लगा देगा, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएंगे? ये जब एक्शन ऑफ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा तो क्या हो जाएंगे? डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे ऑफ वेरिएबल लेंथ्स। और इनके इन अलग अलग जो डीएनए के फ्रेगमेंट आए हैं, इनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब हमारा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट खो गया इतने सारे टुकड़ों में से,
ये तो हमें पता ही था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे तो स्पेसिफिक यही साइट नहीं होगी, नॉर्मल जीनोम के अंदर तो उसकी और भी साइट होंगी। वो वेक्टर को हमने स्पेसिफिकली ऐसा बनाया था अपनी मर्जी से कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बस एक ही साइट हो, ताकि एक ही कट लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला तो यही एंडोन्यूक्लियस हमें किस में डालना है, वेक्टर में, टू इंट्रोड्यूस कट इन वेक्टर, टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री कट इन वेक्टर। उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने किसको काटा, वेक्टर से, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री कट का मतलब स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो। और ये लेकिन ये बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए या वेरिएबल लेंथ के, वेक्टर तो हमारा रेडी होके बैठ गया, झंझट डाल दिया डीएनए ने, बहुत सारे टुकड़े हो गए, जिस इन टुकड़ों में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें करवाना पड़ेगा सेपरेट। तो सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट हम कैसे करवाते हैं, बाय दी टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा किसने दी थी टेक्निक, दिस वाज गिवन बाय टाइजेलियस, द नेम ऑफ द फेलो वाज टाइजेलियस, TI, अच्छा कैपिटल्स में लिख देते हैं इसको, है ना, TISELIUS, टाइजेलियस ने प्रपोज की थी ये टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, जितने डीएनए के अलग अलग वेरिएबल लेंथ के ये जो फ्रेगमेंट है ना, उनको हम सेपरेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, यूजिंग अ जेल। अब जेल कौन सी, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, यहाँ पे हम एक जेल यूज़ करते हैं, और वो जेल मैक्सिमली कौन सी यूज़ होती है, दैट इज़ एगरोज जेल। कहाँ से निकालते हैं एगरोज जेल को, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। रेड एल्गी याद है, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, वहाँ से क्या निकालते हैं हम, एगर एगर मिलता है ना, ये वही एगरोज जेल है। किस फॉर्म में मिलती है, पाउडर की फॉर्म में मिलती है, ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं, सूप नहीं में आते हम लोग लाके, आजकल तो सूप ठंडे पानी में घोल के आप लोग फिर उसको गैस पे चढ़ा के और गाढ़ा करते हो ना। पहले जब स्टार्टिंग में ये सूप्स आए थे मैगी के, नोर के, तो क्या थे, पहले पानी को गर्म करो, हॉट वाटर के अंदर सूप डालो और उसको ब्रिस्कली उसको घुमाओ ताकि उसके लंप्स नहीं बन जाए। तो ऐसे ही एगरोस जेल होता है बेटा, पानी को बॉईल किया और ये क्वांटिटी मेजर्ड होती है, कितने ml पानी में इतने ग्राम एगरोस डलेगा, ऐसे नहीं तो जितना मर्जी डाल लो। तो वो तो जब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे प्रैक्टिकली तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती है। अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि पानी लिया, उसको गर्म किया डिस्टिल्ड वाटर को, उसके अंदर अपने जैसे सूप डालते हैं ऐसे एगरोस जेल डाला, उसको ब्रिस्कली उसको हमने घुमाया, बड़े अच्छे तरीके से उसको घुमाया घुमाया घुमाया, स्टीरर की हेल्प से उसको स्टीर करते रहे ताकि कोई लम्प्स नहीं बने, ठीक है। उसके बाद जब उसमें बॉयल आ गया उसको छोड़ दिया। और जैसे ही अब हमारे पास ना ऐसी ट्रे होती हैं इस तरह की, इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक बोलते हैं इनको, ये रही वो ट्रे। तो इस ट्रे के अंदर ना ये जगह बनी हुई है, वो जो लिक्विड जेल है, वो जो लिक्विड सूप बन गया ना हमारे पास जेल और वाटर का, उसको इसके अंदर फैला देते हैं। फैला के इसको बिल्कुल कहीं पे हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे कुछ देर के लिए रख जाते हैं। जैसे ही ये जेल का सोल्यूशन ठंडा होता है ना, ये जेली लाइक हो जाता है, जैसे जेली बनाते थे बचपन में घर में, वही वाला है। तो ठंडा होने के लिए रखोगे तो ये जो अभी पानी आपको दिख रहा था ये सेमी सॉलिड जेल की फॉर्म ले लेगा। ये आ गई हमारे पास जेल की प्लेट या जेल की ट्रे। अब इस जेल की ट्रे के साइड में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, इनको तो हम बोलते हैं वेल्स। वेल क्या है, ये जो डीएनए आया है ना हमारे पास अलग अलग लेंथ के जो फ्रेगमेंट हैं, इनको हम पिपेट के अंदर भरते हैं और इन वेल्स के अंदर ये डीएनए के सैंपल को हम डाल देते हैं। डाल दिया, इसको हम बोलते हैं लोडिंग। इसी ट्रे के अंदर वेल्स होते हैं जिनमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट की लोडिंग कर देते हैं। कर दी, उसके बाद इस प्लेट के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। एनोड जहाँ वेल्स हैं उसके ऑपोजिट साइड पे होता है एनोड। ये है इलेक्ट्रोड, कौन सा, पॉजिटिव है, एनोड, क्योंकि डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसके ऑपोजिट हमने रखा है इलेक्ट्रोड, एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया टू अ बैटरी, और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है। इसमें हम टाइम डाल देते हैं कि कितने टाइम के लिए और क्या है। जैसे ही हम लोग पावर सप्लाई ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करते ही हमारे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज देने के बाद ये जो हमारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट है दी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड दी एनोड। एनोड की तरफ ये फ्रेगमेंट मूव करने शुरू कर देंगे।
लेकिन ये मूव पता कैसे होंगे, बस इसी में सारा ट्विस्ट है, ये मूव होंगे लेंथ वाइज। क्योंकि ये जो एगरोस जेल है ना, एगरोस जेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना बेटा, ये एक तरह का क्या बना देती है ठंडा होके, ये जो जेल बनी है ना, अगर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना तो आपको एक नेटवर्क मिलेगा फाइबर्स का। तो वो नेटवर्क क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सीव एक्ट कर रहा है। अब जो फ्रेगमेंट छोटे छोटे होंगे पतले पतले, वो तो इस एगरोस जेल के नेटवर्क में से निकल के दूर तक चले जाएंगे, लेकिन जो मोटे और लंबे होंगे वो इस जेल के नेटवर्क में फंसे हुए रह जाएंगे। उनका दिल तो बहुत करेगा हम पॉजिटिव हैं, सॉरी नेगेटिव हैं, हम भी जाएं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बुला रही है ना उनको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो जा नहीं पा रहे, क्योंकि जो मोटे और थिक होंगे वो फंसे हुए रह जाएंगे नेटवर्क में। तो जो जितना छोटा होगा, जो जितना पतला होगा, दैट विल मूव फार्दर। तो यहाँ पे लिख दें थिनेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डीएनए fragments will move farther, दूर तक जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। जो मोटे होंगे, जो छोटे होंगे, वो कहाँ फंसे रह जाएंगे, जेल। तो समझ आया हमने एगरोस जेल क्यों यूज़ किया। तो जेल का पहले सॉल्यूशन बनाया, उसको बिछा दिया, जब वो ठंडा हुई तो वो जेल जब जेली लाइक बन जाती है तो उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, वो एक तरह का नेटवर्क होता है, हमें तो वो जेल दिख रही है लेकिन वो एक तरह का नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में क्या हो जाती है, डीएनए की सेपरेशन हो जाती है लेंथ वाइज। तो जो सबसे लंबे लंबे हैं वो सारे के सारे फ्रेगमेंट ऊपर ही रह जाएंगे, क्योंकि वो जेल में से पास होके, ये कौन सा टर्मिनल है, दिस इज़ दी पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ दी एनोड, यहाँ पे हमने लगा दी है एनोड। और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, डीएनए पे चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो जो छोटे छोटे हैं पतले पतले हैं वो दूर तक आ जाएंगे, और जो बड़े बड़े मोटे मोटे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो समझ में आ गया ये सेटअप सारा का सारा। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है, बस इसको कुछ नहीं करना होता है, ये कनेक्ट हुई होती है, इसके अंदर अपना सैंपल लोड करो, इसको इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करो, टाइमिंग होता है, उसके बाद आपके पास बीप आ जाती है और ये काम सारा हो जाता है। हम लोगों ने भी मास्टर्स में ये सब किया हुआ है। तो यहाँ से हमारे फ्रेगमेंट सारे सेपरेट हो गए। अब मैडम ये तो इतने सारे फ्रेगमेंट हैं, इसमें से हमें कैसे पता चलेगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। नाइस क्वेश्चन। तो क्या होता है, अब इसको कैसे करेंगे, हम इन फ्रेगमेंट्स को कैसे देखेंगे, इसमें से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे है। हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे, स्टेनिंग विद इथीडियम ब्रोमाइड। ये इथीडियम ब्रोमाइड सब्सटेंस है, डाइंग एजेंट है, इसको जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो इन सब के ऊपर ना कलर आ जाएगा। लेकिन जब आप इथीडियम ब्रोमाइड स्प्रे कर दोगे ना, डाल दोगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देने वाला, आपको कुछ भी नहीं हुआ। हम कैसे पहचाने, वो आपको कब दिखाई देगा कलर्ड, जब आपने स्टेनिंग कर दी इथीडियम ब्रोमाइड के साथ, फिर आप क्या करेंगे, यूवी रेज इनके ऊपर डालेंगे। यूवी रेज, अब इस अपनी प्लेट को यहाँ से हटा लो इलेक्ट्रोड से, और इसको आप ले जाओ यूवी चैम्बर में, लैब्स के अंदर बना होता है यूवी चैम्बर, वहाँ पे इस प्लेट को रख दो। जैसे ही आप यूवी चैम्बर के अंदर या यूवी रेज इन फ्रेगमेंट्स के ऊपर, इस प्लेट के ऊपर डालोगे, तो यूवी रेज डलते ही ऑरेंजिश कलर फ्लोरेसेंट हो जाएंगे ये। तो ऑरेंजिश फ्लोरेसेंट कलर के हमें ये चमकने शुरू हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की भी कोशिश की है, इसीलिए ऑरेंज कलर के बनाए हैं। तो फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर के हमें ये चमकते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो मैडम इनमें से हमें अभी भी नहीं पता हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तो उसके लिए बेटा हम ऑलरेडी या तो कोई सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करके चलते हैं, या कोई हाइब्रिडाइजेशन प्रोब का हम यूज़ करते हैं। वो तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आप इन चीज़ों को करोगे। तो हम ये कहते हैं कि इसको सेपरेट कर लिया, फिर इसको डाई कर लिया, डाई करने के बाद हम इसको यूवी के नीचे जब देखेंगे तो हमें चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से यूजिंग मार्कर्स we'll select the जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमने क्या कर लिया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे टुकड़े थे, उन टुकड़ों में से हमें क्या चाहिए था, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का हम क्या करने वाले हैं, अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की हम बनाएंगे मल्टीपल कॉपीज़। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करवाएंगे वेक्टर के साथ। फिर वेक्टर को क्या करेंगे, जो आरडीएनए बन गया है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू दी होस्ट। फिर होस्ट की क्या बनाएंगे,
लार्ज स्केल पे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए मल्टीपल कॉपीज़। तो वो सारा का सारा काम हम कहाँ करेंगे, इन दी नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज हो गया बहुत ज़्यादा टाइम। तो बेटा हमने कितने स्टेप्स किए हैं आज, हमने अपनी टेक्निक के, हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन का स्टेप कर लिया, हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन करवा ली, और हम लोगों ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करा लिया यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो भूलोगे तो नहीं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज, और जब आप एनोड में उसको रन कराओगे, और रन कराने के लिए क्या चाहिए आपको, एक बेस चाहिए, तो वो आप किस चीज़ का लोगे, एगरोस जेल का। तो लेंथ वाइज सेपरेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डीएनए फ्रेगमेंट्स विल बी अरेंज्ड लेंथ वाइज ऑन दिस जेल प्लेट। बस ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसको आप एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये थोड़ा पहले दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कंटेंट ना बुक में हल्का सा आगे पीछे है, पर हमें तो सब चीज़ों को जोड़ के एक टेक्निक की तरह पढ़ाना है। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा सेकंड पेज पे ही आपको ये दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर हम इस टेक्निक को फर्दर कैरी ऑन करेंगे बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।